मुंबई के पोश इलाके में स्थित मेहरा टावर्स की 50वीं मंजिल पर मेहरा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन गायत्री मेहरा अपनी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे शहर की बत्तियां किसी बिछे हुए तारों के जाल जैसे चमक रही थी, लेकिन गायत्री की आंखों में वह चमक गायब थी। उनके हाथ में विस्की का एक खाली गिलास था और दिमाग में चिंताओं का बवंडर चल रहा था। एसी की ठंडी हवा के बावजूद उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही। उनकी चिंता का कारण उनका बेटा विक्रम मेहरा था। 28 साल का विक्रम, जो अब कंपनी का सीईओ बनने वाला था, न केवल काबिल था बल्कि बेहद हैंडसम भी था। देश की बड़ी बड़ी मैगजीन्स उसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर के कवर पर छाप चुकी थी। हर रोज बड़े उद्योगपतियों, राजनेता और फिल्म स्टार्स की बेटियों के रिश्ते आते थे। पार्टियां होती थी, शैंपेन बहती थी, लेकिन गायत्री उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे लालच को बखूबी पहचानती थी। वे लड़कियां विक्रम से नहीं, बल्कि मेहरा एम्पायर की मालकिन बनने के लिए के रुतबे से प्यार करती थी। गायत्री को अपने दिवंगत पति आनंद मेहरा की याद आई। आनंद ने छोटी सी चॉल से अपना सफर शुरू किया था। अपनी आखिरी सांसों के दौरान उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर गायत्री का हाथ पकड़कर कहा था, गायत्री, हमारे विक्रम के लिए कोई ऐसी लड़की मत लाना जो ब्रांडेड बैग्स और फॉरेन ट्रिप्स की भूखी हो। मुझे वह बहू चाहिए जो इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके व्यवहार से लगाती हो, जो हमारे स्टेटस से नहीं, हमारे बेटे से प्यार करे। आनंद के वह शब्द आज भी गायत्री के लिए पत्थर की लकीर थे। विक्रम भी थक चुका था। कल रात ही उसने डिनर टेबल पर कहा, मोम, ये सोशलाइट लड़कियां, इन्हें मुझसे बात करने में कम और मेरे साथ इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। क्या मुझे कभी कोई ऐसा मिलेगा जो सिर्फ विक्रम को चाहे? उस रात गायत्री को नींद नहीं आई। सुबह के 4 बज रहे थे। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर नीचे सड़क पर देख रही थी, जहां सफाई कर्मचारी भोर होने से पहले ही अपना काम शुरू कर रहे थे। तभी उन्हें ख्याल आया, एक बिजनेस टाइकून के तौर पर हर कोई उनके सामने परफेक्ट बनने का नाटक करता है। अगर सच जानना है तो उन्हें उस स्तर पर जाना होगा जहां कोई नाटक नहीं करता, जहां लोग असली होते हैं, या तो बहुत क्रूर या तो बहुत दयालु। गायत्री ने एक गहरा फैसला लिया। उन्होंने अपने मेकअप रूम में जाकर अपना महंगा गाउन उतारा, अपने हीरे के स्टड्स, प्लेटिनम की घड़ी और यहाँ तक कि अपनी शादी की अंगूठी भी उतार कर सेफ में रख दी। उन्होंने अपनी पुरानी मेड यानी नौकरानी की एक छोड़ी हुई साड़ी निकाली जो फीकी नीली थी और जगह जगह से घिसी हुई थी। उन्होंने अपने बालों को बिखेर लिया और चेहरे पर थोड़ी सी कालिख लगाई ताकि वह थकी हुई और बीमार दिखे। अब आईने में करोड़ों की मालकिन गायत्री मेहरा नहीं, बल्कि एक लाचार गरीब बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी। यह एक बिजनेस डील नहीं, यह जिंदगी का सौदा है, उन्होंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उन्होंने एक पुराना जूट का थैला उठाया और उसमें कुछ रद्दी कागज और खाली बोतलें भर ली। पेंट हाउस की मुख्य लिफ्ट के बजाय वह सर्विस लिफ्ट से नीचे उतरी ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पहचान न सके। जैसे ही वह वातानुकूलित लॉबी से बाहर निकली, मुंबई की उमस और धूल ने उनका स्वागत किया। सड़क पर कदम रखते ही उन्हें अपनी नई पहचान का एहसास हुआ। एक तेज रफ्तार लग्जरी कार उनके पास से गुजरी और कीचड़ का एक छींटा उनकी साड़ी पर पड़ गया। कार रुकी नहीं, बस चली गई। गायत्री को गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अब वह मैडम नहीं है। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए
चलने का नाटक करने लगी। कुछ दूर आगे एक चाय की टपरी पर उन्होंने थोड़ा पानी मांगा। दुकानदार ने उन्हें हिकारत से देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो माँ जी, यहाँ धंधे का टाइम है, सुबह सुबह भीख मांगने आ जाती हैं। गायत्री ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। अपमान का यह पहला घूंट कड़वा था, लेकिन इसने उनके इरादे को पक्का कर दिया। वह समझ गई कि बिना पैसे और पावर के दुनिया कितनी कठोर हो सकती है। वह शहर के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगी जहां झुग्गियां, झोपड़ियां और पुरानी इमारतें थीं। वहीं कहीं एक पुरानी जर्जर इमारत के एक छोटे से फ्लैट में वैदेही नाम की एक लड़की रहती थी, जो अपनी क्रूर सौतेली माँ के तानों के बीच भी अपनी मुस्कान और संस्कार बचाए हुए थी। गायत्री का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या इस भीड़ भाड़ और स्वार्थ से भरी दुनिया में उन्हें वह हीरा मिलेगा जिसकी तलाश आनंद को थी, या फिर यह सिर्फ एक पागलपन भरा विचार साबित होगा? सूरज निकल रहा था और मेहरा इंडस्ट्रीज की मालकिन कचरा बीनने वाली बनकर अपनी सबसे बड़ी खोज पर निकल चुकी थी। मुंबई के एक पुराने लेकिन पोश अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सुदामा हाइट्स की दूसरी मंजिल पर सुबह की शुरुआत शोरगुल के साथ हुई। फ्लैट नंबर 202 के अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पिछली रात वैदेही की सौतेली बहनों रिया और कियारा ने एक हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी। पिज्जा के खाली डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और चिप्स के पैकेट पूरे लिविंग रूम में बिखरे पड़े थे। वैदेही, जिसकी उम्र महज 22 साल थी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बावजूद इस घर में एक अनकही कैदी की तरह थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे जो रात भर न सोने की गवाही दे रहे थे। वह चुपचाप फर्श पर बैठकर कालीन साफ कर रही थी। उसके पिता, जो एक साधारण बैंक मैनेजर थे, हमेशा उसे अपनी गुड़िया कहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी रेखा ने वैदेही की दुनिया बदल दी थी। सोफे पर बैठी रेखा अपने आईफोन पर सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रही थी। उसने वैदेही की तरफ देखे बिना ही कड़वी आवाज में कहा, वैदेही, हाथ जल्दी चला, आज मेरी किट्टी पार्टी की सहेलियां आने वाली हैं। अगर उन्हें घर गंदा दिखा तो मेरी नाक कट जाएगी। और सुन, वो कचरे के 2 बड़े बैग्स नीचे फेंक कर आना। लिफ्ट से नहीं, सीढ़ी से जाना, लिफ्ट में बदबू हो जाती है। वैदेही ने धीरे से सिर हिलाया। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। उसने भारी प्लास्टिक के थैलों को उठाया। उसकी कलाइयां पतली थी और भार ज्यादा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। वह जानती थी कि बहस करने का मतलब है और ज्यादा अपमान। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे अपने पापा की याद आई, जो हमेशा कहते थे, बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता, बस नियत साफ होनी चाहिए। इमारत के नीचे गेट के पास गायत्री मेहरा अपने भिखारी के भेष में एक लैंप पोस्ट के सहारे खड़ी हाँफ रही थी। सुबह से वह कई गलियों में घूम चुकी थी। उनकी कमर, जो हमेशा मखमली कुर्सियों पर टिकती थी, आज दर्द से करहा रही थी। सबसे बुरा दर्द शरीर का नहीं, बल्कि अपमान का था। अभी कुछ देर पहले ही पास की किराने की दुकान वाले ने उन्हें वहां खड़े होने के लिए डांट दिया था। ए बुढ़िया, यहाँ भीड़ मत लगा, आगे बढ़, ग्राहकों को दिक्कत होती है, उसने चिल्लाकर कहा था। गायत्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह कचरे के एक बड़े डब्बे डंपस्टर के पास पहुंची और अपनी लकड़ी से प्लास्टिक की बोतलें ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उनका पैर फिसला और वह डगमगा गई। ठीक उसी पर वैदेही गेट से बाहर निकली।
उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके कपड़े मैले कुचेले हैं, गिरने ही वाली है। बिना एक पल सोचे वैदेही ने अपने हाथ के कचरे के बैग्स नीचे रखे और दौड़कर उस महिला को थाम लिया। संभल कर माँ जी। वैदेही की आवाज में चिंता थी, ना कि वह हिकारत जो गायत्री आज सुबह से सुन रही थी। वैदेही ने गायत्री को सीधा खड़ा किया और उनकी मैली साड़ी की परवाह किए बिना अपने दुपट्टे से उनके माथे का पसीना पहुंच। गायत्री सन्न रह गई। वह उस लड़की को गौर से देखने लगी। वैदेही की सादगी, उसकी बड़ी बड़ी करुण आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आप ठीक तो है ना? वैदेही ने कोमलता से पूछा। धूप बहुत तेज है, आप यहाँ छाव में बैठ जाइए। गायत्री ने कांपती आवाज में अपना नाटक जारी रखा। हाँ बेटी, बस बुढ़ापा है, शरीर अब साथ नहीं देता। थोड़ा कचरा बीन लूं तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। वैदेही का दिल पसीज गया। उसने देखा कि वह बुजुर्ग महिला कचरे के ढेर में हाथ डालने की कोशिश कर रही है। वैदेही ने तुरंत कहा, रुकिए माँ जी, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, यह काम मैं कर देती हूँ। वैदेही ने खुद आगे बढ़कर बिना किसी झिझक के उस गंदे डम्स्टर से प्लास्टिक की बोतलें और रद्दी अलग करके गायत्री के बोरे में डालना शुरू कर दिया। गायत्री उसे देखती रही। यह लड़की जो साफ सुथरे कपड़ों में थी, एक अजनबी भिखारिन की मदद कर रही थी और उसे गंदगी छूने से कोई परहेज नहीं था। जब वैदेही ने काम खत्म किया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप यहीं रुकिए, मैं ऊपर से आपके लिए पानी और कुछ बिस्किट लेकर आती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वैदेही मुड़ती, ऊपर की बालकनी से रेखा की कर्कश आवाज गूंजी। वैदेही, तू वहां क्या कर रही है? तुझे कचरा फेंकने भेजा था या कचरा जमा करने? वैदेही डर गई। उसने ऊपर देखा, जहां रेखा गुस्से से लाल होकर उसे घूर रही थी। रेखा चिल्लाई, तुझे शर्म नहीं आती? हमारी बिल्डिंग का एक स्टैंडर्ड है, तो उस भिखारन औरत के साथ धप्पे लड़ा रही है। अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो वे क्या सोचेंगे? चल ऊपर आ, वरना आज तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। वैदेही की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने लाचारी से गायत्री की ओर देखा। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। वैदेही सिर झुकाकर तेज कदमों से बिल्डिंग के अंदर चली गई, जैसे उसने कोई गुनाह किया हो। गायत्री वहीं खड़ी रही, उस इमारत की ऊंची दीवारों को और फिर उस छोटी सी लड़की की पीठ को देखती रही। रेखा की कड़वी बातों ने गायत्री के दिल को नहीं दुखाया था, बल्कि वैदेही की लाचारी ने दुखाया था। गायत्री ने मन ही मन सोचा, इस लड़की के पास अपनी आजादी नहीं है, फिर भी इसने मेरा बोझ हल्का करने की कोशिश की। जो खुद दर्द में है, वही दूसरों का दर्द समझ सकता है। उस दिन मेहरा इंडस्ट्रीज की मालकिन को अपनी पहली लीड मिल चुकी थी। वह समझ गई थी कि वैदेही की सादगी सिर्फ दिखावा नहीं है, लेकिन यह परखने के लिए कि क्या यह अच्छाई हर स्थिति में कायम रहेगी। उन्हें और करीब जाना होगा। गायत्री ने अपना बोरा उठाया और धीरे धीरे चली गई, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था वह कल फिर यहीं आएंगी। अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे वैदेही सुदामा हाइट्स के गेट से थोड़ी दूर एक छोटे से बस स्टॉप की ओर जा रही थी। उसे अपने कॉलेज की एक पुरानी दोस्त से मिलना था, जिसने उसे एक छोटी मोटी ट्यूशन क्लास दिलाने का वादा किया था। उसके कदम तेज थे, क्योंकि वह जानती थी अगर वह समय पर नहीं लौटी तो रेखा माँ का गुस्सा और भी भयंकर होगा। तभी बस स्टॉप से कुछ कदम पहले वैदेही ने लोगों की भीड़ देखी। वह नजारा देखकर सहम गई।
सड़क के किनारे एक छोटे से नाले के पास वही बूढ़ी महिला गायत्री मेहरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनके सिर के नीचे कुछ खून बिखरा था और उनकी साड़ी थोड़ी फटी हुई थी। यह जानबूझकर बनाया गया एक बहुत ही विश्वसनीय दृश्य था। गायत्री ने अपनी नकली चोटों को और भी गंभीर बना दिया था। आसपास 4-5 लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। एक सूट पहने आदमी ने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, पुलिस को फोन कर दो। कौन इस बखेड़े में पड़ेगा पता नहीं। यह किस बीमारी से मर रही है। एक महिला ने हिकारत से कहा, हाँ, इसे मत छुओ, कहीं हमें भी कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वैदेही ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपनी टूटी फूटी चप्पलें वहीं उतार दी और तुरंत उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी। वह लोगों की भीड़ को धकेलती हुई गायत्री के पास पहुंची और उनके सिर को धीरे से उठाकर अपने घुटनों पर रख लिया। माँ जी, माँ जी, आंखें खोलिए। वैदेही की आवाज में सच्चा डर और करुणा थी। गायत्री की आंखें बंद थी, लेकिन उनके कानों में वैदेही की घबराई हुई आवाज किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। उन्होंने महसूस किया कि वैदेही अपने मैले होने या लोगों के तिरस्कार की चिंता किए बिना उनके गंदे घायल शरीर को थामे हुए है। प्लीज कोई ऑटो बुलाओ। वैदेही ने भीड़ से गुहार लगाई, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सूट वाले आदमी ने हंसा और यह कहा, पगली लड़की, क्यों अपनी सुबह खराब कर रही है? इन्हें उठाकर तू कहाँ ले जाएगी? इनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं होंगे। वैदेही ने उसकी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन आवाज शांत और दृढ़ थी। उसने कहा, पैसे की बात बाद में होगी, इंसानियत इंसानियत की बात पहले होती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सड़क पर एक जान जा रही और आप सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। यह सुनते ही एक टैक्सी ड्राइवर को वैदेही की बात में दम लगा। उसने अपनी टैक्सी रोकी। वैदेही ने बड़ी मुश्किल से गायत्री को उठाया और उस बूढ़े बेजान शरीर को टैक्सी की पिछली सीट पर लिटाया। टैक्सी में बैठते ही वैदेही ने अपना छोटा पर्स खोला। उसमें सिर्फ 700 रुपए थे, जो उसने पिछले महीने अपनी माँ से छिपा कर रखे थे। वह उसके लिए एक नई किताब खरीदने के लिए थी। टैक्सी एक छोटे तंग मोहल्ले के एक क्लिनिक पर रुकी। डॉक्टर ने गायत्री को देखा और कहा कि हल्की चोट है और तुरंत ड्रेसिंग की जरूरत है। वैदेही ने बिना एक पल की देरी किए अपने 700 रुपए डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर साहब, वैदेही ने कांपती आवाज में कहा, अगर इसमें कम पड़े तो मैं कल काम करके आपको बाकी दे दूंगी, पर इनका इलाज कर दीजिए। इलाज के बाद गायत्री की आंखें खुली। उन्होंने देखा वैदेही उनके पास बैठी है और उन्हें हवा कर रही है। गायत्री ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, बेटी, तूने अपना सारा पैसा मुझ पर खर्च कर दिया, अब तू क्या करेगी? वैदेही ने उनके हाथ को प्यार से थाम लिया। माँ जी, पैसा फिर कमाया जा सकता है, पर किसी की जिंदगी और दुआएं अनमोल होती हैं। मेरे पापा कहते थे, नेकी करके भूल जाओ, भगवान सब देखता है। वैदेही ने जवाब दिया। यह वो जवाब था जिसका इंतजार गायत्री को था। उन्हें लगा कि उनके पति की आत्मा को शांति मिल गई होगी। यह लड़की कंचन नहीं बल्कि हीरा थी। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त गायत्री ने वैदेही से कहा, बेटी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तू मेरी कोई मदद कर सकती तो मैं तुझे अपने घर का पता देना चाहती हूँ। पता? क्या हुआ माँ जी? गायत्री ने अपने नाटक को अंतिम मोड़ दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुझे सच बताती हूँ। मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। उसे अपने दफ्तर के लिए एक बहुत ईमानदार, साफ दिल वाली लड़की चाहिए
जो छोटे मोटे कागजात संभाल सके। मुझे लगता है तू वह काम कर सकती है। क्या तू कल उसके दफ्तर जाने को तैयार होगी? वैदेही की आंखों में अचानक एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन फिर वह डर गई। पर माँ जी, मुझे कौन नौकरी देगा? मेरे पास तो बड़े कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। तू बस कल सुबह 9 बजे मेहरा टावर्स के गेट पर रुकना। वहां मेरा रिश्तेदार, जो अब एक टैक्सी चलाता है, तुझे लेने आएगा। उसका नाम रवि है। रवि वास्तव में विक्रम का ड्राइवर था, जिसे उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से निर्देश दे दिए थे। वैदेही ने हाँ कर दी, लेकिन उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। गायत्री ने उसे आश्वासन दिया और फिर भीड़ में गायब हो गई, सीधे अपने पेंट हाउस की ओर, जहां वह अरबपति मालकिन बनने वाली थी। अपने बेटे को उस लड़की की कहानी बताने के लिए, जो अब उसकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली थी। अगले दिन की सुबह वैदेही के लिए साधारण नहीं थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। एक तरफ रेखा माँ के गुस्से का डर था, जिन्हें उसने यह झूठ बोलकर संतुष्ट किया था कि वह अपनी दोस्त के घर प्रोजेक्ट का काम करने जा रही है, और दूसरी तरफ माँ जी के रिश्तेदार से मिलने की उम्मीद थी। सुबह 8:45 पर वैदेही अपने पुराने साफ किए हुए सलवार सूट में सीढ़ियों से उतरकर गेट के बाहर पहुंची। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने मेहरा टावर्स के मुख्य द्वार की ओर देखा, जो मुंबई के उन सबसे ऊंचे और शानदार कॉरपोरेट टावर्स में से एक था, जिसकी कांच की इमारत सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वैदेही को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी है। क्या माजी का वो टैक्सी ड्राइवर रिश्तेदार सच में उसे यहाँ ले जाएगा? तभी गेट के पास एक महंगी काली मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक गंभीर दिखने वाला आदमी बाहर निकला, जिसने सफेद दस्ताने पहने हुए थे। वह सीधे वैदेही के पास आया और धीरे से बोला, आप वैदेही हैं? माजी ने भेजा है। मेरा नाम रवि है। वैदेही हैरान रह गई। उसे उम्मीद थी कि टैक्सी आएगी, ना कि इतनी महंगी गाड़ी। उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, जी जी मैं ही हूँ। कार में बैठते ही वैदेही को उस गाड़ी की एसी की ठंडी हवा और चमड़े की सीटों की महक महसूस हुई, जो उसके लिए पूरी तरह नई थी। रवि ने उसे 50वीं मंजिल पर जाने के लिए कहा और फिर कार पार्क करने चला गया। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए वैदेही का गला सूख रहा था। 50वीं मंजिल, यह तो लगभग आसमान छूने जैसा था। लिफ्ट खुली और सामने एक शानदार अत्याधुनिक रिसेप्शन एरिया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे विनम्रता से बैठने का इशारा किया। कुछ मिनट बाद एक असिस्टेंट वैदेही के पास आई। कृपया अंदर आ जाइए, मिस्टर विक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं। वैदेही का माथा ठनका। मिस्टर विक्रम? वो तो रवि टैक्सी ड्राइवर से मिलने आई थी। वो धीरे से उस विशाल कांच की दीवारों वाले केबिन में दाखिल हुई। केबिन के पीछे की दीवार पूरी तरह से कांच की थी, जहां से पूरा शहर एक छोटे से नक्शे के जैसा दिख रहा था। कुर्सी पर एक युवा, बेहद आकर्षक और गंभीर दिखने वाला पुरुष बैठा था, जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। यह कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि साफ तौर पर मेहरा एम्पायर का मालिक था। वैदेही के कदम वहीं थम गए। युवक ने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर देखा। यही विक्रम मेहरा था। नमस्ते वैदेही, विक्रम ने अपनी आवाज में हल्की सी गर्मजोशी लाते हुए कहा। बैठिए, घबराइए नहीं। वैदेही ने कांपती आवाज में कहा, मैं रवि जी के पास आई थी। वो माजी के रिश्तेदार हैं। शायद मैं गलत कमरे में आ गई। विक्रम मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। नहीं वैदेही, आप बिल्कुल सही जगह आई।
रवि मेरे ड्राइवर है और मेरी माँ जी की बात आप मेरी माँ की बात कर रही हैं, जो इस कंपनी की चेयरपर्सन है, गायत्री मेहरा। वैदेही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। गायत्री मेहरा, अरबपति कॉरपोरेट टाइकून, और वो जिसके साथ उसने कचरे के ढेर में प्लास्टिक छांटा था, जिसके माथे का पसीना पूछा था, जिसके इलाज के लिए उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, वह कोई बूढ़ी गरीब औरत नहीं, बल्कि इस पूरी इमारत की मालकिन थी। उसे लगा जैसे उसके साथ किसी ने कोई भद्दा मजाक किया हो। उसकी आंखें भर आई। क्या अब वह सिर्फ एक परीक्षण थी? विक्रम ने उसकी उदासी और असमंजस को भांप लिया। वैदेही, मैं जानता हूँ कि आप भ्रमित हैं। मेरी माँ के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। उसने उठकर मेज के पास आकर कहा, उन्होंने मुझे कल रात सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी एक अजनबी गरीब महिला पर खर्च कर दी। उन्होंने मुझे बताया कि जब सारे अमीर लोग उन्हें छूने से भी कतरा रहे थे, तब आपने उनकी जान बचाई। विक्रम ने गहरी सांस ली और वैदेही की आंखों में देखते हुए कहा, वैदेही, मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से साफ हो। मुझे माफ करना, पर मेरी माँ आपको कोई साधारण नौकरी नहीं देने जा रही है। वैदेही ने डरते हुए पूछा, फिर क्या? माँ को पूरा यकीन हो गया है कि आप ही वह इंसान है, इसलिए मैं आपको एक इंटर्नशिप नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको अपने निजी ऑफिस में एक असिस्टेंट के पद पर रख रहा हूँ, जहाँ आपका काम सिर्फ कागज संभालना नहीं होगा, बल्कि लोगों से मिलना और उनकी जरूरतों को समझना होगा। यह वो काम है जो आप पहले से ही अच्छी तरह से जानती हैं। विक्रम ने हाथ आगे बढ़ाया। वैदेही ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने विक्रम का हाथ छुआ, उसे लगा कि अब वह सुदामा हाइट्स की लाचार लड़की नहीं रही। उसे अपना नया जीवन मिल गया था। लेकिन अभी भी एक आखिरी बात थी। विक्रम को वैदेही की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। अब वैदेही को विक्रम की सच्चाई देखनी थी। क्या वह भी उन अमीर लड़कों जैसा घमंडी था? मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। विक्रम ने अचानक अपनी मेज से एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर उठाते हुए कहा, मैं सिर्फ सूट में घूमने वाला कोई मालिक नहीं हूँ। यह मेरे पापा का पहला अकाउंट रजिस्टर है, जब वह एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ ताकि याद रहे कि हमारी दौलत का रिश्ता हमारी मिट्टी से है। वैदेही की आंखों में आंसू आ गए। यह घमंड नहीं था, यह सम्मान था। ये वही सादगी थी जिसकी तलाश गायत्री कर रही थी। विक्रम मेहरा दौलत की चकाचौंध में भी जमीन से जुड़ा हुआ था। विक्रम के केबिन से बाहर निकलने के बाद वैदेही की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब वह मेहरा टावर्स की एक प्रतिष्ठित कर्मचारी थी। विक्रम मेहरा की निजी असिस्टेंट। उसके पास अब सिर्फ नौकरी ही नहीं थी, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी था। अगले कुछ महीने वैदेही के लिए किसी जादुई सफर से कम नहीं थे। वह न सिर्फ अपने काम में निपुण साबित हुई, बल्कि उसने अपनी दयालुता और जमीन से जुड़ी सोच से पूरे ऑफिस पर एक गहरा प्रभाव डाला। जहां बाकी कर्मचारी फाइलों और डाटा में उलझे रहते थे, वैदेही हमेशा लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन कंपनी की कैंटीन में काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम रतन था, अचानक बीमार पड़ गई। सभी ने उन्हें घर जाने की सलाह दी, लेकिन रतन को चिंता थी कि अगर वह छुट्टी लेंगी तो उनकी दिहाड़ी कट जाएगी। वैदेही ने बिना किसी को बताए रतन की शिफ्ट
खुद संभाल ली और सुनिश्चित किया कि उनके हिस्से का वेतन ना कटे। बाद में जब यह बात गायत्री मेहरा को पता चली तो उनकी आंखें भर आई। यह लड़की हीरा है, गायत्री ने विक्रम से कहा। यह उस कंचन से भी कीमती है जो हमने जिंदगी भर जमा की है। इस बीच विक्रम और वैदेही का रिश्ता सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का नहीं रहा था। विक्रम ने वैदेही की सादगी को करीब से देखा था। वह देखता था कि कैसे वैदेही बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को भी उतनी ही नम्रता से संभालती थी जितनी नम्रता से उसने एक दिन सड़क पर पड़ी एक बूढ़ी महिला जो गायत्री थी उसे संभाला था। वे घंटों बिजनेस, समाज और जिंदगी के बारे में बातें करते थे। एक शाम जब मेहरा टावर्स की रोशनी धीमी हो गई थी, विक्रम और वैदेही कांच की दीवार के पास खड़े थे। विक्रम ने वैदेही की ओर मुड़कर एक बहुत ही गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में पूछा, वैदेही, अगर मैं तुम्हें एक दिन बताऊं कि मेरा सारा पैसा, यह कंपनी, यह बिल्डिंग, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाए तो क्या तुम तब भी मेरे साथ खड़ी रहोगी? वैदेही ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसने विक्रम के हाथों को थाम लिया। विक्रम, एक बार मैंने अपनी जमा पूंजी 700 रुपए एक अजनबी की जान बचाने के लिए खर्च कर दी थी, यह जानते हुए भी कि मेरे पास कल खाने को पैसे नहीं होंगे। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे उस इंसान से प्यार है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। उसने कहा, और मुझे लगता है वह इंसान आप हैं। मुझे मेहरा एम्पायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। विक्रम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो वैदेही ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह जीत की मुस्कान नहीं बल्कि सुकून और प्यार की मुस्कान थी। उधर सुदामा हाइट्स में वैदेही की सौतेली माँ रेखा और उसकी बेटियां सदमे में थी। न्यूज़पेपर और टीवी पर हर जगह यह खबर छपी थी, विक्रम मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज के वारिस ने अपनी नई मंगेतर का ऐलान किया है। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, रेखा और उसकी बेटियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी वैदेही की थी जिसे वे हर रोज कचरा कहकर पुकारते थे और जिसे सीढ़ियों से कचरा फेंकने भेजते थे। यह तो वही वैदेही है जिसे हम कचरा कहते थे, कियारा ने सदमे में कहा। रिया बोली, उस भिखारी के लिए 700 रुपए खर्च करने वाली हमारी नौकरानी अब मेहरा एम्पायर की बहू बनने जा रही है। रेखा, जो हमेशा घमंड में चूर रहती थी, आज सोफे पर बैठकर रो रही थी। वह वैदेही की सफलता से जल नहीं रही थी बल्कि उसे उस दिन का पछतावा हो रहा था जब उसने एक गरीब बूढ़ी औरत को अपनी बिल्डिंग के पास खड़े होने पर डांटा था और वैदेही को अपमानित किया था। रेखा ने सिसकते हुए खुद से कहा, हमने कांच को पूजा और कंचन को ठोकर मारी। मेरा घमंड ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ ही हफ्तों बाद मेहरा हवेली में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। वैदेही ने सादगी भरी लेकिन खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी। जब गायत्री मेहरा अपनी बहू का हाथ थामकर उसे स्टेज पर लाई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए वैदेही से कहा, तुम्हारे पास वह दौलत है जो हम कभी नहीं खरीद सकते, एक सच्चा दिल। तुम सिर्फ विक्रम की नहीं बल्कि इस परिवार की क्वीन हो। विक्रम ने वैदेही के करीब झुककर फुसफुसाया, आप ठीक हैं वैदेही ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। उसकी आंखें भर आई। मैं ठीक से ज्यादा हूँ। गायत्री मेहरा, जिन्होंने एक बार कचरा बीनने वाली का नाटक किया था, अब अपने बेटे और बहू के साथ खड़ी थी। उनका दिल पूरी तरह से शांत था। उन्होंने अपने दिवंगत पति से किया वादा पूरा कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत किसी कॉरपोरेट
एम्पायर में नहीं बल्कि इंसानियत और दयालुता में बसती है। और चरित्र की असली परख तब होती है जब कोई हमें नहीं देख रहा होता है। इसलिए हमें हमेशा लोगों के दिल की सच्चाई को उनके सामाजिक दर्जे से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अंत में घमंड हमेशा विनम्रता के सामने झुकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। राधे राधे प्यारे दोस्तों।